हेलो फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट के सजेशन में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेरियस डायूरेटिक्स। वैसे तो फार्माकोलॉजी डिस्कस करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, इसके पीछे की फिजियोलॉजी डिस्कस करना ये अपना मेन एम है। सो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, व्हाट आर डायूरेटिक्स, फिर एक खास कैटेगरी कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, उसके बाद मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो फिजियोलॉजी के ऊपर रहेगा। ऑफ कोर्स रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट, ये कैसे होता है, और फिर ये एसिटाजोलामाइड जो ड्रग है ये कैसे एक्ट करता है, और फाइनली यूजेस और टॉक्सिसिटी, उसके पीछे जो फिजियोलॉजिकल बेसिस है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? व्हाट आर डायूरेटिक्स? डायूरेटिक्स आर द ड्रग्स दैट इंक्रीज द यूरिन आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट इनटू द यूरिन। वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ा के यूरिन का आउटपुट बढ़ाना, ये डायूरेटिक्स का बेसिक एक्शन होता है। अच्छा, ये वाटर कहां से आ रहा है जो यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है? ऑब्वियसली वो प्लाज्मा वाटर होगा। और इसका मतलब डायूरेटिक्स को यूज कहां कहां करते हैं? तो जहां पर भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन वाली कंडीशंस है, इडिमेटस कंडीशंस है, या फिर ऐसी कंडीशंस जहां पे जैसे हार्ट फेलियर हुआ या हाइपरटेंशन हुआ। अब जैसे हार्ट फेलियर में क्या है कि हार्ट इज फेलिंग एज अ पंप, इट इज अनेबल टू डील विद दैट मच अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। तो थोड़ा ब्लड वॉल्यूम कम करके हार्ट का बर्डन रिलीव किया जा सकता है, वहां पे डायूरेटिक की एक्शन हो सकती है। तो ऐसे कई सारे एक्शंस है या फंक्शंस है जिसके लिए डायूरेटिक्स कैन बी यूज्ड। ये हो गया बेसिक। अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ डायूरेटिक्स। देखो, बेसिकली ना कई सारे टाइप्स के डायूरेटिक्स है जो अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं या उनका एक्शन होता है। एक जो एक्शन टाइप है जो बहुत मतलब कॉमन है कुछ डायूरेटिक्स में, वो है दे कॉज नाट्रियूरेसिस एंड डायूरेसिस। नाट्रियूरेसिस मतलब क्या? नाट्रियम मतलब अपना सोडियम Na+, तो सोडियम लॉस इनटू द यूरिन एंड देयर बाय वाटर लॉस इनटू द यूरिन। इस तरीके से कुछ डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं। बाकी कुछ कैटेगरीज है जो इसके इंडिपेंडेंट है उनकी एक्शन, यानी वो नाट्रियूरेसिस नहीं करते। एक तो न्यू कैटेगरी इन्वेंट हुई है रिसेंटली जिसमें दे आर कॉलिंग इट एक्वायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स नहीं कह रहे उनको, एक्वायूरेटिक्स कह रहे हैं। वाटर एक्वा, तो वाटर लॉस इनटू द यूरिन। और फिर ऐसे कुछ डायूरेटिक्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं आज, ऑस्मोटिक डायूरेसिस करने वाले, जो नाट्रियूरेसिस नहीं कर रहे बट ऑस्मोटिकली वाटर को पुल करके एक्सक्रीट कर रहे हैं। या फिर कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो नाट्रियूरेसिस, ये उनकी एक्शन नहीं है, कुछ और एक्शन है। इंस्टेड ऑफ सोडियम दे विल बी मोर एक्टिंग ऑन बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्प्शन। बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्प्शन को प्रिवेंट करके बाइकार्बोनेट को यूरिन में एक्सक्रीट करवा के उसके साथ साथ वाटर एक्सक्रीट करवाना और यूरिन का बल्क बढ़ाना, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाना, ये इनका काम है। इसका प्रोटोटाइप ड्रग एसिटाजोलामाइड है। सो अब देखते हैं फिजियोलॉजी बिहाइंड ऑल दिस कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट है उसमें से 90%, ऑलमोस्ट 90% इज रीएब्सॉर्ब फ्रॉम द पीसीटी। ओके, तो अगर पीसीटी में हम फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट को रीएब्सॉर्ब होने से रोके तो क्या होगा? ये आगे चला जाएगा और आगे जाके उसका कुछ हिस्सा, बहुत सारा हिस्सा यूरिन में एक्सक्रीट होगा। यही करते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, क्योंकि बाइकार्बोनेट के रीएब्सॉर्प्शन के लिए कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम चाहिए और उसे इनहिबिट किया जाता है बाय द ड्रग, और उस वजह से बाइकार्बोनेट इज लॉस्ट इनटू द यूरिन। तो थोड़ा सा और बेसिक मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, फिजियोलॉजिकल बेसिस। हाउ मच बाइकार्बोनेट इज फिल्टर्ड एवरी डे? आपको पता है कोई भी सब्सटेंस कितना फिल्टर होता है एट द ग्लोमेरुलस? ये अगर आपको पता करना है तो एक सिंपल फॉर्मूला है px इंटू GFR, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इंटू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। It gives you total filtered amount of a substance every day or per unit time. तो बाइकार्बोनेट का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 24 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर और GFR पर डे
है 180 लीटर्स पर डे, और इसलिए 24 इंटू 180 दैट इज 4320 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बाइकार्बोनेट आर फिल्टर्ड एवरी डे। पॉइंट नंबर 1। और उसमें से मोस्टली सारा बाइकार्बोनेट गेट्स रीएब्सॉर्ब्ड, टेकन बैक, फिल्टर तो हुआ फिर रीएब्सॉर्ब करके वापस ब्लड में चला आता है वो। हार्डली एनी इज एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अच्छा, तो ये एक पॉइंट हुआ। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करने लायक है कि सोडियम क्लोराइड भी फिल्टर हो रहा है, सोडियम और क्लोराइड। तो ये सोडियम और क्लोराइड जो फिल्टर हुआ है उसका ऑलमोस्ट 2/3 67%, 70% मान लो, इतना रीएब्सॉर्ब होता है फ्रॉम द पीसीटी। तो सोचो अगर कोई ड्रग इसको ब्लॉक करता, सोडियम क्लोराइड रीएब्सॉर्प्शन को, तब क्या होता? लॉट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड वुड रीच द डिस्टल सेगमेंट एंड लाइकली टू बी एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन, है ना? तो वो भी एक अच्छी एक्शन हो सकती है, डायूरेटिक एक्शन। तो मेरा कहना ये था कि यहाँ पे पीसीटी में हमारे दो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है फॉर डायूरेटिक एक्शन। आपको पता होगा कि ये क्रिमिनोलॉजी में ये टर्म यूज होती है, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिसके ऊपर सस्पिशन हो ना तो उसको कहा जाता है सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड जो कि ऑलमोस्ट 70% रीएब्सॉर्ब हो रहा है फ्रॉम द पीसीटी, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो ऑलमोस्ट 90% रीएब्सॉर्ब हो रहा है फ्रॉम द पीसीटी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन ब्लॉक करें, क्योंकि 70% 90% ये बहुत बड़ा चंक है, अगर आप उतना ब्लॉक करते तो उतना सारा सोडियम चला जाएगा इन द डिस्टल नेफ्रॉन और एक्सक्रीट भी होगा, नाट्रियूरेसिस होगा, डायूरेसिस होगा। लेकिन फिलहाल कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन यहाँ पीसीटी में ब्लॉक कर दे। तो ये एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट चला गया। बचा कौन सा? बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि 90% रीएब्सॉर्ब हो रहा है फ्रॉम द पीसीटी। क्या उसे ब्लॉक करके डायूरेटिक एक्शन हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल। देखिए यहां से यहां से अपना बाइकार्बोनेट इज गेटिंग रीएब्सॉर्ब्ड, ओके, जैसा मैंने कहा ऑलमोस्ट 90%। अगर यहां उसे ब्लॉक किया गया तो आगे कुछ मैकेनिज्म्स है जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इंडिपेंडेंट है। यहां पीसीटी में जो रीएब्सॉर्ब होने वाला है बाइकार्बोनेट वो तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम के एक्शन की वजह से होने वाला है। आगे कुछ रीएब्सॉर्प्शन थोड़ा सा होता भी है, वो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इंडिपेंडेंट एक्शन है। तो सोचो अगर हमने यहां का ये जो 90% रीएब्सॉर्प्शन को ब्लॉक कर दिया तो वो सब बाइकार्बोनेट आगे चला जाएगा, उसमें से कुछ रीएब्सॉर्ब भी हो सकता है आगे चल के, लेकिन नेट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट will be excreted into the urine, and that is what is achieved by the carbonic anhydrase inhibitors, acetazolamide, कि वो यहाँ बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट विल बी एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन। तो बाइकार्बोनेट गया, उसके साथ साथ कुछ सोडियम गया और उसके साथ साथ वाटर गया। तो ये सारे एलिमिनेटेड, एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और ये है डायूरेटिक एक्शन ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। लेकिन एक बात मेंशन कर दूं यहाँ पे कि ये वीक डायूरेटिक्स है, ओके। सोडियम के लॉस से जो वाटर लॉस होने वाला है नाट्रियूरेसिस की वजह से, दोज डायूरेटिक्स आर सेड टू बी वेरी पोटेंट। ये बाइकार्बोनेट प्राइमरीली लॉस हो रहा है और उसकी वजह से थोड़ा सा यूरिन का बल्क बढ़ रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो ये वीक टाइप का है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन कि भाई ये प्राइमरीली सोडियम पे नहीं खेल रहा, ये बाइकार्बोनेट पे प्राइमरीली खेल रहा है, ओके। तो ये हो गया बेसिक। अब आगे चल के देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्प्शन ही बेसिकली कैसे होता है, और फिर देखेंगे कि ये ड्रग की एक्शन कैसे होती है। तो यहां फिल्टर हो गया बाइकार्बोनेट एट द ग्लोमेरुलस और ये पीसीटी में से फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब यहां से इसको रीएब्सॉर्ब होना है, ऑलराइट। तो देखते हैं कि ये कैसे रीएब्सॉर्ब होता है। एक बात यहां पे मैं मतलब नोट करवाना चाहूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये आया फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट, राइट। ये पीसीटी है, यहां से इसको रीएब्सॉर्ब होना है मोस्टली।
बाइकार्बोनेट इज इन द आयोनिक फॉर्म। बाइकार्बोनेट है ना HCO3 माइनस, ये आयोनिक फॉर्म है। और आपको याद होगा आयोनिक फॉर्म्स आर लेस डिफ्यूजिबल। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आयोनिक फॉर्म्स आर लेस डिफ्यूजिबल। तो आयोनिक फॉर्म मतलब बाइकार्बोनेट, ये इस तरीके से डिफ्यूज होके रीएब्सॉर्ब होना, ब्लड में चला जाना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि ये लेस डिफ्यूजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे पहले नॉन आयोनिक फॉर्म में, किसी नॉन आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपको पता होगा नॉन आयोनिक फॉर्म्स आर मोर डिफ्यूजिबल। यस, और यही पूरी कहानी है बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्प्शन की, कि इसे पहले नॉन आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो रीएब्सॉर्ब होगा। ये सब कैसे होता है, देखो यहां पे एक ट्रांसपोर्टर है NHE3, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। ओके, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर ये इस सारी प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्प्शन की प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुई है, बाय सिक्रीशन ऑफ H+। क्यों सिक्रीशन ऑफ H+ जरूरी है, क्योंकि इस आयोनिक फॉर्म को नॉन आयोनिक फॉर्म में जो लाना है, तो ओनली व्हेन HCO3 माइनस बाइंड्स विद H+ and then it will go into non-ionic form like carbon dioxide and then the reabsorption is possible। तो यही शुरुआत यहां पे होती है कि ये जो एक्सचेंजर है it secretes H+ into the lumen of the tubule। ये है lumen of the tubule, यहां पे secrete हुआ, और इन एक्सचेंज क्या होता है ये भी आपको पता है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। तो सोडियम जो है ल्यूमेन से सेल के अंदर चला आया। ओके, सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन भी तो होना है ना यहाँ पे, तो सोडियम अब ल्यूमेन में चला आया और हाइड्रोजन सिक्रीट हो गया। सोडियम का अगर बताना चाहूं आगे तो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन में देखो, ये अपाइकल साइड है फेसिंग द ल्यूमेन, और बेसोलैटरल साइड मतलब फेसिंग द इंटरस्टिशियम एंड द ब्लड वेसल। तो बेसोलैटरल साइड में है अपना सोडियम पोटेशियम पंप। तो आज के वीडियो से एक और टेक अवे आपको याद रखना होगा हमेशा, कि किडनी में हर जगह बेसोलैटरल साइड पे एक ही ट्रांसपोर्टर है, वो है सोडियम पोटेशियम पंप, और अपाइकल मेम्ब्रेन्स में हर जगह अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स है फॉर द सोडियम। यहां पे है NHE। अच्छा, तो NHE की वजह से सोडियम सेल के अंदर चला गया और हाइड्रोजन सिक्रीट हो गया। अब ये जो सोडियम है इसे ब्लड तक पहुंचाना है ना, रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है ना, तो सोडियम पोटेशियम पंप इज प्रेजेंट ऑन द बेसोलैटरल साइड। और सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है ये तो आपको पता ही है, सोडियम को सेल के अंदर से बाहर निकाल देता है। तो यह पंप जो है वो सेल के अंदर से सोडियम को निकाल के बाहर फेंक देगा इंटरस्टिशियम में और वहां से ब्लड वेसल में। ये आ गया सोडियम का, ये हो गया सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन इनटू द ब्लड। दूसरी तरफ जो हमारी असली कहानी चल रही है वो H+ सिक्रीट हो गया। अब ये H+ विल बाइंड विद द HCO3 माइनस टू फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये स्प्लिट होके बनेगा CO2 और H2O। और यहां पे अहम रोल अदा करता है अपना एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज। CO2 और H2O को स्प्लिट किया उसने, नाम में ही उसका दिया हुआ है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो CO2 को वो डिहाइड्रेट करने वाला है, CO2 को अलग करने वाला है फ्रॉम द H2O। अच्छा, इस एंजाइम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दूं। ये एंजाइम थोड़ा यूनिक है। किस तरीके से यूनिक है, ये एंजाइम मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है। आपको पता होगा GPI लिंक्ड प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन में, ये ऐसा ही एक GPI लिंक्ड प्रोटीन है इन द मेम्ब्रेन। तो यहां पे ये GPI लिंकेजेस से मेम्ब्रेन को अटैच्ड है ऑन द ब्रश बॉर्डर और ल्यूमिनल साइड। लिख देते हैं यहां पे कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये एंजाइम ने अब ये कार्बोनिक एसिड और उसमें से CO2 और H2O को स्प्लिट कर दिया। CO2 अब डिहाइड्रेट हुआ, मतलब H2O से अलग होके सेल के अंदर आया। CO2 तो डिफ्यूजिबल है, आपको पता है, क्वाइट डिफ्यूजिबल। तो ये डिफ्यूज होके सेल के अंदर आया। अब यहां आने के बाद CO2 विल बी रीहाइड्रेटेड अगेन, यानी अंदर वो वापस इट विल कंबाइन विथ H2O
टू फॉर्म H2CO3, और ये H2CO3 फिर से एक बार स्प्लिट होगा इनटू H+ एंड HCO3-। आफ्टर ऑल हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम जो मेम्ब्रेन को अटैच्ड है वो वैसे ही सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में भी एंजाइम प्रेजेंट है, तो अगेन वो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर देगा। फाइनली बना H+ एंड HCO3- इनसाइड द सेल। अब ये HCO3- जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड इंडिपेंडेंटली बाय अ ट्रांसपोर्टर लोकेटेड ऑन द बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। तो बाइकार्बोनेट चला गया इनटू द ब्लड फाइनली बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दिस ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट ऑन द बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। और ये जो H+ बना है उसका क्या, तो H+ जो बना है सेल के अंदर वो फिर से अपने NHE को बाइंड करेगा ताकि वो और बाइकार्बोनेट को रीएब्सॉर्ब करवा सके और सोडियम को भी मूव करा सके। तो इस तरीके से ये H+ जो बना है सेल के अंदर H+, इट विल अगेन बाइंड टू द NH सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, और बाइकार्बोनेट जो बना है दैट विल एंटर द ब्लड। दिस इज हाउ बाइकार्बोनेट इज रीएब्सॉर्ब्ड एंड दिस इज वेयर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम प्लेज इट्स रोल। ओके, और आपने नोट कर लिया होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड भी है, GPI लिंक्ड यहाँ पे, तो वो ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में भी एक्ट कर पाता है, यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन करके स्प्लिट करना, और फिर अंदर भी सेल के अंदर भी वो काम कर सकता है, वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है। सो दिस इज हाउ बाइकार्बोनेट इज रीएब्सॉर्ब्ड, और यहाँ पे अपने कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं, वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे बाइकार्बोनेट का रीएब्सॉर्प्शन रोक दिया जाएगा। इमेजिन 90% बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा था, अब वो नहीं होगा, और उस वजह से बाइकार्बोनेट विल गो टू द डिस्टल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन, जैसा मैंने पहले भी कहा। कुछ तो रीएब्सॉर्ब हो सकता है आगे, लेकिन फाइनली मेजर बल्क ऑफ बाइकार्बोनेट विल बी एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन, और उसके साथ साथ बिकॉज ऑफ दैट द सोडियम एंड वाटर, सोडियम तो जस्ट फॉलो कर रहा है, इट्स नॉट नाट्रियूरेसिस, बट मेनली वाटर विल बी लॉस्ट इनटू द यूरिन। अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी वाटर लॉस की, और इसलिए मतलब दिस इज अ वीक डायूरेटिक। ओके, तो फाइनली इसके बाद देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है और टॉक्सिसिटी क्या है। यूजेस में नाउअडेज दिस इज नॉट बीइंग यूज्ड एज अ डायूरेटिक बिकॉज ये इतना पोटेंट डायूरेटिक नहीं है। तो फिर और कहाँ यूज हो सकता है, ग्लूकोमा। क्यों, ग्लूकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, तो ये कैसे यहाँ एक्ट करेगा। नॉर्मली ब्लड वेसल से सिलियरी बॉडी जो है वो बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करती है इनटू द एक्वियस ह्यूमर। ओके, और उस वजह से एक्वियस ह्यूमर का थोड़ा सा बल्क रहता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स will stop the secretion of bicarbonate into the aqueous humor by the ciliary body। तो उससे aqueous humor का ओवरऑल फॉर्मेशन और बल्क थोड़ा कम होगा, और उससे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी थोड़ा कम होगा। तो ग्लूकोमा विच इज एक्चुअली इंक्रीज इन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो उसमें ये मदद कर सकता है। और दूसरा एक्यूट माउंटेन सिकनेस, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर रोल है। नॉर्मली कोरॉइड प्लेक्सस जो है वो बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करता है इनटू द CSF, बिकॉज ऑफ विच CSF वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता है, वाटर फॉलोज द बाइकार्बोनेट। तो इसके लिए एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज इन द CSF प्रेशर है, और उस वजह से नॉशिया, वॉमिटिंग और ये सिकनेस जैसी कंडीशंस है। तो पहले से अगर आप एसिटाजोलामाइड दो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो CSF का ओवरऑल वॉल्यूम भी वो थोड़ा कम कर देगा, तो ये माउंटेन सिकनेस प्रिवेंट होगा या उसमें मदद मिलेगी बेसिकली। कैसे, बिकॉज जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि कोरॉइड प्लेक्सस जो है वो बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करता है इनटू द CSF, और उसकी वजह से थोड़ा वाटर एंड देयरफॉर ओवरऑल CSF वॉल्यूम इंक्रीजेस, उसे एसिटाजोलामाइड विल ब्लॉक, तो थोड़ा CSF प्रेशर कम होगा और ये सिकनेस में मदद मिलेगी। बाकी यूरिनरी अल्कलिनाइजेशन, जब भी यूरिन को अल्कलिनाइज करना हो, क्योंकि बाइकार्बोनेट इज एन अल्कली, इट इज एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन, तो यूरिन को अल्कलिनाइज करने के वक्त करने जैसे कंडीशंस में आप यूज कर सकते हो। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, अल्कलोसिस वाली कंडीशंस में यू नीड टू एक्सक्रीट द अल्कलीज इनटू द यूरिन, और बाइकार्बोनेट बीइंग द अल्कली
इट्स एक्सक्रीशन इज इंक्रीज बाय द एसिटाजोलामाइड, देयरफॉर उन कंडीशंस में यूज हो सकता है। अच्छा, फाइनली टॉक्सिसिटी, एक दो चीज जस्ट बता देता हूं टॉक्सिसिटी के बारे में, क्या फिजियोलॉजिक बेसिस हो सकता है। हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑब्वियसली आई मीन एसिडोसिस करेगा ना, अगर इसने अल्कलीज को, बाइकार्बोनेट को एक्स्ट्रा एलिमिनेट कर दिया इनटू द यूरिन, तो रिजल्टेंट कंडीशन विल बी एसिडोसिस। किडनी स्टोन्स, रीनल स्टोन्स, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स है, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा कैल्शियम लॉस इनटू द यूरिन करते हैं, दे इंक्रीज द कैल्शियम एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन ऑल्सो। अब होता है कि एक तरफ कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है इनटू द यूरिन, लेकिन उसके जो सोल्यूबलाइजिंग सोल्यूट्स है, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट जो कैल्शियम को सोल्यूबलाइज करते हैं, उनका एक्सक्रीशन कम कर देता है ये ड्रग, और इसलिए कैल्शियम जो है वो थोड़ा इनसोल्यूबल बन जाता है और उसके स्टोन्स बन जाते हैं एंड रीनल स्टोन्स आर फॉर्म्ड। तो दिस इन अ नटशेल was the physiologic basis of action of carbonic anhydrase inhibitors, prototype drug being acetazolamide, but mind you it's a weak diuretic। अगले वीडियो में हम कुछ और कैटेगरीज देखेंगे which are more potent diuretics and they are used for that action।